वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो सिंपली इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे एक साथ, ताकि ओवरऑल जो पिक्चर है वो एक ही जगह पर क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम इसकी रेलिवेंट प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होती क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन द स्कोप और प्राइस और बोथ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अप्रूव्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर अप्रूवल अभी ना हुआ हो तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूव होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन, कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूव होने का मतलब है कि वो बाइंडिंग हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल आपका रिटर्न में हो सकता है, ऑरल हो सकता है, और इट मे बी इम्प्लाइड बाय द कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अकाउंट फॉर कैसे करना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अकाउंट फॉर करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अगर दो कंडीशंस और दोनों की दोनों प्रेजेंट हों। नंबर वन तो ये कि स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा हो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज, यानी जो इजाफी गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। और प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रही हो बाय एन अमाउंट दैट ऑफ कंसिडरेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रॉमिस गुड्स। यानी हम कह रहे हो कि जो नई गुड्स हैं, ये जो प्राइस में इजाफा है ये उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी वजह से प्राइस पर या गुड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज एंड एनी अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बाज़ औक़ात इस तरह की हो जाती है कि लेट्स से कि आपने फर्स्ट गुड्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा रेट चार्ज किया हुआ होता है, क्योंकि आपका कस्टमर के साथ जो निगोसिएशन या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है उस पर कॉस्ट आ रही होती है। बाद में फर्दर सेलिंग कॉस्ट नहीं लग रही होती, तो मामूली सा अक्सर फ़र्क होता है कि उसे लो प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। तो मामूली सी लो प्राइस अगर आप चार्ज कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्रीज रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो फिर उसकी बेस पर हम ये नहीं समझेंगे कि प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो सब्सटेंशली अगर प्राइस रिफ्लेक्ट करती हो कि जो नई गुड्स हैं उसी हिसाब से प्राइस जो है बढ़ाई गई है, नई प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो भी उसी हिसाब से बढ़ाई गई है, तो हम कहेंगे कि प्राइस उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। सो इस सिचुएशन में हम बेसिकली ये करेंगे कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसको जैसे पहले रिकॉर्ड कर रहे थे विदाउट कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वैसे ही रिकॉर्ड करते रहेंगे, और ये जो मॉडिफिकेशन हुई है इसको एक सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बेसिकली देयर वुड बी अकाउंटिंग फॉर टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रहा होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है वो एक न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रिकॉर्ड होगी। बट अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही और जो गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, जो रिमेनिंग एडिशनल गुड्स हम दे रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो रहा है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन हम एलोकेट करेंगे रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, वो इक्वल होगी अनअर्न्ड रेवेन्यू अंडर प्रीवियस अरेंजमेंट। जितना रेवेन्यू प्रीवियस अरेंजमेंट में हमने अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर दिया किया था, जो कर लिया वो हो गया, प्लस जो एडिशनल रेवेन्यू मॉडिफिकेशन से राइज हो रहा होगा। तो इन दोनों को मिलाकर अब जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर जो न्यू बाकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बच जाएंगी उनके ऊपर हम एलोकेट कर देंगे, और उस हिसाब से उनकी सेटिस्फेक्शन के साथ साथ इसको रिकग्नाइज करेंगे। तो ये तो था कि अगर जो रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज हैं वो डिस्टिंक्ट हों, लेकिन अगर रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट ना हो तो फिर क्या होगा। So account for the contract modification as if it were a part of the existing contract and forms part of a single performance obligation that is partially satisfied at the date of modification। क्योंकि जब गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है और पुरानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही चल रही है। तो फिर ये कंसीडर करें कि जो पुरानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो पार्शली सेटिस्फाइड है, और जो मॉडिफिकेशन है उसको मजीद उसकी वजह से जस्ट उसका जो कह लें कि टाइम या स्कोप बढ़ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चल रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की जाहिर बात है प्राइस चेंज होगी आपकी, आपका जो मैयर ऑफ प्रोग्रेस है यानी कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट है वो चेंज हो जाएगा, और इसको रिकग्नाइज किया जाएगा एज एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू। अब एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू की बेस पर रेवेन्यू में इंक्रीज भी रिकॉर्ड हो सकता है और रिडक्शन भी रिकॉर्ड हो सकती है।
तो ये जो भी इंक्रीज और रिडक्शन होगी ये एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड की जाएगी। तो बेसिकली इन शॉर्ट वैसे स्टैंडर्ड में ये पॉइंट भी है कि अगर जो मॉडिफिकेशन है वो ऐसी भी हो सकती है जो मिक्सचर ऑफ दीज टू, यानी कुछ गुड्स डिस्टिंक्ट हैं और कुछ गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं। इन दैट केस भी स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इस हिसाब से फॉलो करें कि इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनकी रिफ्लेक्शन जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में और उसकी काउंटिंग के अंदर शो हो, इस तरीके से ये काउंटिंग की जाए। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो तीन मेन सिनेरियोज हैं। वन, कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड किया जाए। टू, कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन तब जब गुड्स डिस्टिंक्ट हों तो फिर जो पिछली अनअर्न्ड अमाउंट होगी और एडिशनल रेवेन्यू मॉडिफिकेशन का होगा उसको आप रीएलोकेट कर देंगे। थर्ड, जिसमें गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं होती तो फिर यह समझा जाता है जो पहले से सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चल रही थी उसी की फर्दर सेटिस्फेक्शन कंटिन्यू कर रही है। तो इन पॉइंट्स को बेसिकली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी इनके ऊपर ग्रिप हमारी आएगी। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो जब प्रैक्टिस की हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर हमने एक डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन सिनेरियो। ये हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर किया और इसके अंदर टोटल 4 सिनेरियोज हैं। सिचुएशन ए जो है वो अकाउंट फॉर करेगी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हमने 1 पॉइंट पर डिस्कस किया अभी। ये बेस कर रही है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 5 ऑफ IFRS 15 पर। फिर सिचुएशन बी है जो सेकंड पॉइंट था, अकाउंट फॉर इज फॉर एज इफ इट वर अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब गुड्स डिस्टिंक्ट होती हैं। ये हमने खुद डेवलप की है। सिचुएशन सी है जिसमें सेम बी वाला ही पॉइंट है लेकिन इसमें एक एडिशनल एस्पेक्ट है कि जो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो गई थी उनके अगेंस्ट क्रेडिट भी दिया जा रहा है। ये भी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 5 के अंदर जो डाटा है उसी की बेस पर इनकॉर्पोरेट किया हमने। और फिर एक सिचुएशन डी हमने क्रिएट की है जो कि अकाउंट फॉर एज इफ इट वर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्शली सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो जो थर्ड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था ये उससे रिलेट करता है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पर, ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के सिनेरियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ जब आप करेंगे तो आपको प्रॉपरली तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इसकी क्लियर हो जाएंगी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 की एग्जांपल 5 जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 5 है उसकी बेस पर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन सिनेरियो। बेसिकली इस क्वेश्चन में 4 सिनेरियोज हैं जिसमें से 2 हमने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 5 पर बेस किए हैं और 2 जो हैं वो हमने खुद डेवलप किए हैं ताकि ओवरऑल तमाम सिनेरियोज जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कवर हो जाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक लेक्चर वीडियो लाजमी देख लें जिसका टाइटल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस ही है। तो क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 SL promises to sell 120 products to CL for ₹12,000, यानी ₹100 पर प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इक्वली ऑन जनवरी 31 एंड February 28, यानी 120 में से 60 जो है वो जनवरी एंड पर और 60 फरवरी एंड पर डिलीवर करनी है। CL पेड ₹12,000 इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पैसे सारे जो हैं वो शुरू में एडवांस में ही दे दिए गए हैं। ऑल प्रोडक्ट्स वर डिलीवर्ड एज एग्रीड। इसके बाद हमें मॉडिफिकेशंस दी हुई हैं और मॉडिफिकेशंस डिफरेंट जो दी हुई हैं उसमें हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी। अब मॉडिफिकेशन की डेट हम देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन की डेट है Feb 15। सो हमें जो है जब मॉडिफिकेशन हो रही है उससे पहले एक डिलीवरी हो चुकी होगी 60 प्रोडक्ट्स की और यहाँ तक कि हम रिकॉर्डिंग बेसिकली कर लेंगे तो उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन के इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो चारों सिचुएशंस में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हम ये फॉलो करेंगे कि हम हर पार्ट को अब 1 बाय 1 जो है सॉल्व करते जाएंगे और सबसे पहले हम इनिशियली जो हमें 12,000 का एडवांस मिला है और फर्स्ट जो गुड्स की डिलीवरी हुई है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे फर्स्ट सिचुएशन में और फिर हर सिचुएशन को 1 बाय 1 डील कर रहे होंगे। हम आंसर डेवलप करते हैं। तो पहली जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें हमने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर करना है। इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं और हमारी जो इनिशियल एंट्रीज हैं
वो 1 जनवरी 2021 को हमें पैसे रिसीव होंगे, और क्योंकि अभी तक हमने गुड्स डिलीवर नहीं की और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये अगर हम कैलकुलेशन इसकी रिफ्लेक्ट करना चाहें तो 120 यूनिट्स इंटू ₹100 के हिसाब से ये 12,000 रुपीज़ बनते हैं, जिसकी हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हाफ गुड्स जनवरी 31 को डिलीवर होंगी, इनको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब गुड्स डिलीवर होंगी, पैसे उनके अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को ख़त्म कर देंगे, और हाफ गुड 6,000 की बनती हैं, और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको अगर आप यूनिट वाइज कैलकुलेट करना चाहें तो 60 यूनिट्स इंटू 100 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब हमारी यहाँ तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें हमने मॉडिफिकेशंस को डील करना है। तो अब सिचुएशन ए की मॉडिफिकेशन देखते हैं। So on Feb 15, the contract is modified to require the delivery of an additional 30 products to CL on March 10 at ₹80 per product, and total 2,400 बन जाएंगे। CL paid additional amount on modification date, यानी उन्होंने ये पैसे Feb 15, 2021 को ही दे दिए। अब सिचुएशन जो हमारे सामने है ए, उसमें एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट्स को। और इन दोनों क्राइटेरिया मीट होने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर करना चाहिए, और जो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड हो रहा है उसको एज इट इज़ ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे कोई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ना होती। तो एडिशनल 30 प्रोडक्ट जो हैं वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे रिकॉर्ड होंगी। अब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। सो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने ये मेंशन भी किया हुआ है कि अकाउंट किया जाएगा इसको फॉर एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो 15 फेब को जो हमें पैसे मिले 2,400, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 30 यूनिट फॉर ₹80 के हिसाब से, और ये बिल्कुल एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रिकॉर्ड होंगे। जब हमारे पास 28 फेब की डेट आएगी तो उस पर हमने उसका रेलिवेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, जो कि बनेगा 60 यूनिट्स के हिसाब से ₹100 जो है बन जाएंगे हमारे 6,000। तो हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद 10 मार्च को एडिशनल जो 30 गुड्स हैं वो हम डिलीवर कर देंगे, तो उनकी जो अमाउंट बनती है वो 2,400 ही बनती है। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसे ही रिकॉर्ड किया जैसे मॉडिफिकेशन ना हुई होती तो तब रिकॉर्ड करते, और मॉडिफिकेशन जो है उसकी एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 12,000 का एडवांस आया, 6,000 की गुड्स डिलीवर कर दी, फिर 6,000 की और डिलीवर कर दी। मॉडिफिकेशन से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो एडिशनल मॉडिफिकेशन की वजह से एडिशनल गुड्स देनी है उनको सेपरेट रिकॉर्ड किया और उनका सेपरेट रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सिचुएशन ए वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सिचुएशन बी देखते हैं। सिचुएशन बी ये है कि जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं कर सकते, बल्कि इसको अब इस तरीके से रिकग्नाइज करना पड़ेगा जैसे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो और न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया हो। और न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होगा उसमें जो प्रीवियस अनरिकग्नाइज्ड हमारा रेवेन्यू है उसको न्यू अमाउंट के साथ मिक्स करके ओवर द यूनिट्स जो हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर चलेंगे। सो यहाँ पर हम इन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स की जो काउंटिंग है उसकी तरफ चलते हैं और आंसर बी को करते हैं। अब आंसर बी में हमारी जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, इसलिए इनको हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली हम जस्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सिचुएशन बी में हमने काउंटेड करना है इसको एज टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट।
सो 15 फेब को जब हमें 30 यूनिट्स पे 80 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो 2400 के जब पैसे मिलेंगे तो बैंक डेबिट कर देंगे हम, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री तो सेम ही है यहाँ तक भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अब वो चीज़ क्या चेंज होगी कि 28 फेब को जब हम अब डिलीवर करेंगे 60 यूनिट्स, तो हम एवरेज प्राइस निकालेंगे कि जो 6000 की रेवेन्यू ऑलरेडी बाकी था और 2400 जो मज़ीद दिया है, यानी इन 12000 में से 6000 चला गया, 6000 बाकी है और 2400 ये जो टोटल आया तो 8400 बन गए। तो इस 8400 को 90 यूनिट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 60 यूनिट से जो हम डिलीवर कर रहे हैं। तो दैट वुड बी 5600। तो जब हम ये 60 यूनिट्स डिलीवर कर रहे होंगे तो हम 5600 की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी तरह जब 10 मार्च की डेट आएगी तो जो मज़ीद हम 30 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उनको भी सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अब 30 यूनिट्स के बनेंगे ऑब्वियसली इसका हाफ, यानी 2800। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हमारी डेबिट हो जाएगी और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि हमने जो रिमेनिंग रेवेन्यू था और जो एडिशनल प्रोडक्ट की कंसिडरेशन थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। तो 60 और 30 जो यूनिट्स की डिलीवरी है उस हिसाब से उनको फॉलो किया। ये हमने तब अप्लाई किया जब हमारी गुड्स जो हैं डिस्टिंक्ट थी, लेकिन वो जो प्राइस है वो उसके इंक्रीमेंटल गुड्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। सिचुएशन सी की तरफ चलते हैं। सिचुएशन सी एग्जैक्टली सिचुएशन बी जैसी है, यानी इसमें भी जो हमारे पास एडिशनल गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 60 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट्स। जो ऑलरेडी 60 हम डिलीवर कर चुके थे उनमें माइनर डिफेक्ट्स थे एंड एस वेल एग्रीड टू गिव ₹900 क्रेडिट टू CL। कस्टमर को आपने 900 का क्रेडिट दिया, 15 पर प्रोडक्ट और 60 प्रोडक्ट्स। तो अब कस्टमर आपको जो पेमेंट है वो 2400 की नहीं कर रहा होगा। कस्टमर आपको पेमेंट करेगा 1500 की, और जो पुरानी प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं उसके लिए आप रेवेन्यू को रिवर्स कर देंगे। अगर आप कस्टमर को पुरानी गुड्स के ऊपर कोई क्रेडिट दे रहे हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस गुड्स हैं उन पे रेवेन्यू रिवर्सल रिकॉर्ड होगा। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो वंस अगेन सिचुएशन सी में हमने अकाउंट फॉर करना है एज टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही क्रेडिट को रिकॉर्ड करना है। तो हम 15 फेब को जो हमें पैसे रिसीव होंगे अब वो जस्ट होंगे 1500, क्योंकि 900 से हमारा रेवेन्यू रिवर्सल रिकॉर्ड हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हम पूरे 2400 की रिकॉर्ड करेंगे जो कि 30 यूनिट्स पर 80 के हिसाब से बनती है। अब जो ये एंट्री पास हुई है इसमें आप नोटिस करें तो प्रीवियस रेवेन्यू को एडजस्ट किया गया है। करंट लाइबिलिटी अभी भी आपकी जो है वो 80, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अभी भी 8400 है। 6000 जो इसमें से बची हुई है और 2400 की जो मज़ीद राइज हुई है। तो आंसर बी में जो हमारी ये एंट्री थी वो चेंज हो गई क्योंकि उस क्रेडिट ऐड हुआ है, लेकिन जो बाकी हमारी एंट्रीज़ हैं वो एज इट इज़ चलेंगी। यानी जो हमने मज़ीद रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो बिल्कुल वैसे ही करना है, तो ये सेम एंट्रीज़ हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अब हम क्रेडिट दे रहे थे तो हमने जो प्रीवियस रेवेन्यू था उसको रिवर्स कर दिया। अब ऑप्शन और सिचुएशन डी की तरफ चलते हैं। सिचुएशन डी है कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट भी नहीं है और दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट। तो जब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो अकाउंट फॉर नहीं होता। लेकिन अगर गुड्स डिस्टिंक्ट भी ना हो
तो फिर ये हमें करना पड़ता है कि हम, और ख़ास तौर पे उसको, अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर फिर आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी जो मैयर ऑफ प्रोग्रेस है वो अकॉर्डिंगली हम मैयर करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो ये ज़्यादातर तो जो है बेसिकली अप्लाई होता है उन सिचुएशंस में जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही थी ओवर टाइम, और यहाँ पर भी हम ओवर टाइम ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट्स ना डिस्टिंक्ट हैं, यानी सेम प्रोडक्ट्स हैं, और वो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जो एडिशनल अमाउंट है तो उससे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ऑन दिस बेसिस अब हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको कंटिन्यूएशन ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे अकाउंट फॉर किया जाएगा। इनिशियल जो आपको एडवांस मिला उसकी एंट्री सेम है, फिर आपने जो इनिशियल फर्स्ट डिलीवरी की 60 यूनिट्स की, उनकी एंट्री भी सेम है। अब इम्पैक्ट आएगा आपका 15 फेब 2021 को, जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई। तो इस दिन आपको कस्टमर से जो पैसे रिसीव हुए वो हैं 2400। अब यहाँ पर रेवेन्यू की एक एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, और वो एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 12,000 का रेवेन्यू हमारा पहले था, और फिर 2400 हमें अब मिले। तो पहले हमने 120 प्रोडक्ट्स की बात की थी, अब हमारी 30 प्रोडक्ट्स की एडिशनल बात हुई है, तो 150 यूनिट्स हो गए। तो इसका मतलब है कि हमें पर यूनिट जो एवरेज बन रही है वो 96 पर यूनिट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस हिसाब से 60 यूनिट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था वो 5760 का होना चाहिए था, हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 6000 का। तो हमें 240 से रेवेन्यू रिड्यूस करना पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट में रेवेन्यू इंक्रीज भी हो सकता है और रेवेन्यू डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टोटल 2400 प्लस 240 2640 से क्रेडिट हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, 28 फेब को जब हम 60 यूनिट डिलीवर करेंगे तो उन्हें भी हम 96 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो 96 के हिसाब से वो रेवेन्यू बनता है 5760, और इतने की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हम रिड्यूस कर देंगे। फिर 10 मार्च को जब हम एडिशनल 30 यूनिट डिलीवर करेंगे तो वंस अगेन हम 96 की प्राइस स्टैब्लिश कर चुके हैं, उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो 30 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2880। तो हम 2880 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और इतने से कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को भी कम कर देंगे। तो ये फोर्थ सिचुएशन थी। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस की, उनको हमने यहाँ पर जो है कवर किया है। तो सिचुएशन 1 में गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं और स्टैंड अलोन प्राइस, फिर हमने बी और सी के अंदर स्टैंड अलोन प्राइस की रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर दिया था, और सिचुएशन डी में जाके एडिशनली गुड्स भी डिस्टिंक्ट नहीं थी, तो फिर क्या प्रोसेस होगा उसको डिस्कस किया। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। पास्ट एग्जाम ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर 15 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, और हम पहले ब्रीफली ज़रा दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो थर्सडे एंटरप्राइज इज़ अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट V एंड हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। On 1st August 2018, TE entered into a 6-month contract, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फेब तक जाएगा, जनवरी तक, विद कस्टमर अल्फा फॉर सेल ऑफ V for ₹250 per unit under the following terms and condition. If Alpha purchases more than 5,000 units,
ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215 पर यूनिट। तो 35 रुपीज़ कम हो जाएंगे अगर जो टोटल ऑर्डर्स हैं, टोटल परचेजेज हैं, वो 5000 यूनिट से एक्सीड कर गए। टीई अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी स्टैब्लिश्ड अपॉन। अब ये अनकंडीशनल राइट का मतलब होता है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल वो कब रिकग्नाइज कर सकते हैं? ऑन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। तो गुड्स की जो डिलीवरी है उसके एक वीक के बाद रिसीवेबल रिकॉर्ड हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर, बाद में जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर होगा उसके लिए जब ऑर्डर प्लेस होगा तब रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टीई कंक्लूड दैट अल्फा परचेजेज विल नॉट एक्सीड, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 250 पर यूनिट ही रहेगा रेवेन्यू, और 5000 यूनिट का जो हमने डिसाइड किया हुआ कि उसके बाद हमें रिट्रोस्पेक्टिव रिडक्शन करनी होगी प्राइस में, वो चांसेस नहीं लग रहे। विल नॉट एक्सीड द 5000 यूनिट थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। उसके बाद हमें कुछ ऑर्डर्स की डिटेल दी हुई है, एक ऑर्डर डेट है, यूनिट्स हैं, डिलीवरी डेट है और पेमेंट डेट है। हमें नज़र आ रहा है कि पहले 3000 यूनिट्स का ऑर्डर हुआ था और उसके बाद 4000 यूनिट का ऑर्डर हुआ, तो हमने जो सोचा था उससे डिफरेंट हुआ है, यानी एक्चुअली 5000 यूनिट से एक्सीड कर गया है। लेकिन ऑब्वियसली हमें ये फर्स्ट ऑर्डर के टाइम पर ये बात नहीं पता थी, ये बात हमें सेकंड ऑर्डर के टाइम पर कंफर्म होगी। तो ये तो हमें एक जनरल सिनेरियो मिल गया पार्ट ए का, जो कि 10 मार्क्स का। पार्ट बी है कि ऑन 1 Feb 2019 टी एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर बीटा। तो ये भी 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर भी जो कस्टमर है उसका नाम डिफरेंट है, बीटा, और सेल ऑफ दी फॉर ₹250 पर यूनिट। तो यहाँ पर भी वही रेट है। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, इफ द बीटा परचेज मोर देन 15,000 यूनिट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड। तो ये सेम पॉइंट है, बिल्कुल वैसे ही 250 215 रिट्रोस्पेक्टिव, लेकिन वहाँ पे 5000 यूनिट थे, यहाँ पर 15,000 यूनिट। T's unconditional right to receive consideration would be established upon delivery of goods, यानी जब गुड्स डिलीवर करेंगे तभी रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये आसान है इस पार्ट में। उस पार्ट में अनकंडीशनल जो राइट है वो डिफरेंट टाइम पर स्टैब्लिश हो रहा है और डिलीवरी ऑफ गुड्स और टाइम पर हो रही है। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिसीवेबल जो है वो सेम टाइम पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट। तो दूसरा डिफरेंस प्रीवियस सिनेरियो के साथ ये है कि वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो टारगेट थ्रेश होल्ड है वो मीट नहीं होगा, और यहाँ पर है कि वो टारगेट मीट हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पर भी हमें 2 ऑर्डर्स हैं जिनकी ऑर्डर डेट्स, यूनिट्स और डिलीवरी डेट गिवन है और पेमेंट डेट भी गिवन है। और वंस अगेन इसमें भी एक्चुअली जो हमने सोचा था कि 15,000 का टारगेट मीट हो जाएगा वो मीट भी हो गया। तो प्रीवियस सिनेरियो ये था कि जहाँ हमने ये सोचा था कि टारगेट मीट नहीं होगा लेकिन टारगेट मीट हो गया, और यहाँ पर जो हमने सोचा था कि जो टारगेट मीट हो जाएगा और हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक टारगेट मीट हो गया, दैट्स जस्ट 5 मार्क्स। ये थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि इसके अंदर रिसीवेबल और रेवेन्यू की जो टाइमिंग है वो सेम है। रिक्वायरमेंट है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर द ईयर्स एंडेड 31 December 2018 एंड 19। एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। तो इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में डेट लिखी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने भी जर्नल एंट्रीज़ के साथ लाजमी तौर पर डेट्स को मेंशन करना है। अगर हम डेट्स को प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे या सही डेट नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर की इंटेंशन बड़ी क्लियर हो रही है कि ना सिर्फ ये कि वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम अमाउंट्स की सही कैलकुलेशन कर सकें, बल्कि वो इस बात में भी इंटरेस्टेड हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस टाइम पर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर हम वो शो कर पाएंगे अपने सोल्यूशन में तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में हम वन बाय वन जरा देखते हैं। पहला ऑर्डर जो है उसको इवेल्युएट करते हैं और उससे रिलेटेड जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको फोकस करते हैं। तो पहला ऑर्डर है जी हमारे पास 10 अगस्त 2018 को 3000 यूनिट्स का, और 3000 यूनिट्स का ये जो ऑर्डर आया इसकी डिलीवरी डेट है 28 अगस्त और पेमेंट डेट है
12 सितंबर। अच्छा, इसमें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि उसमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होगा और 1 वीक का टाइम लगेगा, जिसके बाद हमारा अनकंडीशनल राइट यानी रिसीवेबल रिकॉर्ड करने का राइट बन जाएगा। तो 28 अगस्त को डिलीवरी हुई, 1 वीक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का अगर हम लगा लें तो 5 सितंबर की डेट बनती है जिस दिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें रेट दिया हुआ है दैट इज़ 250 पर यूनिट। अच्छा, अब अगर इस फर्स्ट ऑर्डर को रिकॉर्ड करने पर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास रेलिवेंट डेट आ रही है वो 28 अगस्त है, और इस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो हम इस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं 5 सितंबर। तो रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड करना है, रिसीवेबल बाद में रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू जब हम पहले रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिसीवेबल के साथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारा अनकंडीशनल राइट नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होगी पेमेंट की। तो अब क्वेश्चन के अंदर इन 3 डेट्स को आप फोकस करेंगे जो यहां पर हमने नोटिस की, और इनको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है। सबसे पहले 28 अगस्त को हम रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट 3000 यूनिट्स 250 के हिसाब से, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, तो ये 750,000 से हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करेंगे। हमने रिसीवेबल इसलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि हमारा अनकंडीशनल राइट इस दिन नहीं बना, और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि इस दिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो गया। तो जब रेवेन्यू सेटिस्फाई हो रही होती है आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, तो आप उस टाइम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, उस पॉइंट इन टाइम पर जब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा हो। तो 28 अगस्त की डेट क्वेश्चन में गिवन है कि इस दिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। फिर एक हफ्ते के बाद दैट इज 5 सितंबर हमारा अनकंडीशनल राइट बन गया। जब अनकंडीशनल राइट बन गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट को ट्रांसफर कर देंगे रिसीवेबल में, यानी हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे 750,000 का, और जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमने रिकॉर्ड किया हुआ था उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद सिंपली हमें पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो पेमेंट जो है उसकी डेट भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 12 सितंबर। तो इस दिन जब पैसे मिलेंगे तो कैश या बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल हम क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर जो था उसकी ये 3 एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे। शुरू में हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया क्योंकि उस दिन तक रिसीवेबल का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। बाद में जब जो क्राइटेरिया मीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल में ट्रांसफर किया, और थर्ड एंट्री में हमने रिसीवेबल की कलेक्शन कर ली। अब क्वेश्चन में पहला ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद अब हम सेकंड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ऑर्डर हमें 25 दिसंबर को मिला, और इसमें जो टाइम लिमिट है वो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है, यानी हम रिसीवेबल 25 दिसंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब यहां पर यह भी बात देखनी है कि जो 5000 का क्राइटेरिया था वो मीट हो गया, क्योंकि टोटल यूनिट्स 3000 और 4000 7000 हो गए। तो अब यहां पर हमें कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि अब हमें 215 पर यूनिट लेना होगा, क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो जाए तो रिड्यूस प्राइस हमने लेनी थी रिट्रोस्पेक्टिवली। तो एक तो हम जो ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं वो ज़्यादा कर चुके हैं, उसको भी रिवर्स करेंगे 35 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। जो आइंदा का रेवेन्यू है वो 215 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, और अकॉर्डिंगली रिसीवेबल में एडजस्टमेंट होगी। अब यहाँ पर भी वंस अगेन जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है वो 15 जनवरी को होना है, पेमेंट 10 जनवरी को आ रही है, और हमारा रिसीवेबल हम बुक कर सकते हैं 25 दिसंबर को। तो सबसे पहली डेट जो है दैट इज दिस, इस दिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे 25 दिसंबर को। दूसरी जो क्रोनोलॉजिकली डेट है वो है 10 जनवरी। इस दिन हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे रिसीवेबल के। और तीसरी डेट जिस दिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है उस दिन हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो वंस अगेन हमें 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी चाहिए। सबसे पहले रिसीवेबल को बुक करना है। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक हमने गुड्स ही नहीं दी और ना अभी हमें पैसे मिले हैं, लेकिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब इस तरह का रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं जिसमें अभी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है जिस दिन हम अपना
जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसको सेटिस्फाई कर देंगे, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रेवेन्यू बन जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, पहले रिसीवेबल बुक करना है, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक हो जाएगी, फिर आप कैश की कलेक्शन शो करेंगे और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 25 दिसंबर को हम जो पहले रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड कर चुके हैं पुराने 3000 यूनिट पे 35 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए थे, थ्रेशोल्ड हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मीट नहीं होगा, लेकिन अब वो मीट हो गया है, तो वो रेवेन्यू हम रिवर्स कर देंगे, दैट इज़ 105,000। उसके बाद जो अब हम 4000 यूनिट दे रहे हैं 215 के हिसाब से, वो अभी हम उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने ये डिलीवर करने हैं इस हिसाब से, तो दैट इज़ 860,000। अब जो हमें अपने कस्टमर से पैसे रिसीव होने हैं, जो हम रिसीवेबल बुक कर सकते हैं, वो है 860 माइनस 105,000, क्योंकि 860 की ये गुड्स हैं और पुरानी गुड्स के जो हमने पैसे लिए थे वो ज़्यादा ले लिए थे 105,000 से, तो वो एडजस्ट करके हमारा रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा नेट 755,000 पे। तो पहली ट्रांजेक्शन हम रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की करेंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में डेट दी हुई है जी 10 जनवरी, जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हुई, तो हमें पैसे रिसीव हो गए और हम साथ ही जो रिसीवेबल है उसकी कलेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रिसीवेबल हमारा नील हो जाएगा। उसके बाद हमने जो गुड्स डिलीवर की वो 15 जनवरी को की, तो 15 जनवरी को जब हम गुड्स डिलीवर करेंगे तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी यहाँ पर दिस वन, ये हम रिवर्स करते हैं और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हमारी 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर जो फ्लो था ये पिछली 3 ट्रांजैक्शन से डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे रिसीवेबल पहले रिकॉर्ड हो रहा था, फिर कलेक्शन हो रही थी, और जो डिलीवरी थी वो उसके भी बाद में हो रही थी, पैसे पहले आ रहे थे और ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल सबसे एंड में हो रहा था। तो ये पहले पार्ट का हमारा सोल्यूशन था जो कि 10 मार्क्स तक के लिए था। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 ऑर्डर्स हैं, वन बाय वन इन दोनों ऑर्डर्स को देखते हैं। तो पहला ऑर्डर जो है वो 14 फेब को है, जिससे रिलेटेड हमें बताया हुआ है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है उसी दिन आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आसान है कि रिसीवेबल का और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का जो डेट है वो सेम ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और यहाँ पर क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो हम 215 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी तक तो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो कस्टमर से जो हमने पैसे लेने होंगे वो 250 के हिसाब से लेने होंगे, जो डिफरेंस होगा 35 का वो हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमें एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है 28 फेब को, जब हम रेवेन्यू और रिसीवेबल दोनों रिकॉर्ड करेंगे, और फिर हमने दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है पेमेंट डेट को। तो 28 फेब को रिसीवेबल डेबिट 10,000 यूनिट्स हमने दिए हैं 250 के हिसाब से। अब ये देखें, वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 250 नहीं मिलना है, लेकिन कस्टमर से तो हम अभी पूरे 250 ले रहे होंगे, क्योंकि कस्टमर के साथ जो हमारा डील है उसमें हमने उससे अभी 250 ही लेने हैं। 15,000 क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम उसे 215 की बात करेंगे। तो रेवेन्यू जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो 215 के हिसाब से करेंगे, और जो रिमेनिंग 35 का हिसाब है वो हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कस्टमर से तो भी हम पैसे ले लेंगे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे, तो इसे आप रिफंड लायबिलिटी भी कह सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। जब ये हम पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर कस्टमर से हमें पेमेंट मिल गई, दैट इज़ ऑन 20 मार्च। तो जब हमें पेमेंट मिली तो सिंपली कैश एंड बैंक डेबिट हो जाएंगे और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली पहले ऑर्डर में हमने रिसीवेबल, रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की और फिर रिसीवेबल की कलेक्शन भी रिकॉर्ड कर ली। अब सेकंड ऑर्डर को देखते हैं, जो कि 1 जून को ऑर्डर आया। इसमें 8,000 यूनिट जो है वो हो गए, तो यहाँ पे क्राइटेरिया कंफर्म हो गया। अब कस्टमर भी जाहिर बात है हमें 215 के हिसाब से पेमेंट करेगा, बल्कि जो पिछली हमने उससे ज़्यादा पैसे ले लिए उसमें से भी जो एडजस्टमेंट है वो क्लेम करेगा। वंस अगेन यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन हैं, एक डिलीवरी,
और इसी दिन हम रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेंगे, पिछली कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी एडजस्ट कर लेंगे और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे और फिर पेमेंट। तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 15 जुलाई को सबसे पहले तो हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। तो जो अब हम 8000 यूनिट दे रहे हैं वो 215 के हिसाब से देंगे, और 350,000 जो पहले हमने सोचा हुआ था कि रिफंड करना पड़ेगा वो अब करना पड़ रहा है। तो इतने पैसे माइनस करके बाकी पैसे हमने कस्टमर से लेने हैं। तो 350 जो है ये वाले हमने माइनस कर दिए। तो हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे 1,370,000 का। अब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो थी हमारी 350,000 की वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो रिसीवेबल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई। और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 8000 यूनिट पे 215 के हिसाब से, दैट इज़ 1,720,000। तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद हमें कलेक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो 18 जुलाई को हमें पैसे मिले और रिसीवेबल डी रिकग्नाइज होगी। अब अगर आप नोटिस करें तो जितना भी ये ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो रही हैं तो रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का जो फाइनल बैलेंस है वो ज़ीरो है। तो जहाँ जहाँ जितनी अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हुआ है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितने से क्रेडिट हुई थी बाद में उतने से ही डेबिट हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था IFRS 15 पे। दैट्स ऑल। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।